वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज को ही, क्योंकि हम एमसीक्यू सीरीज ही कर रहे हैं साथ में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, क्लास 9th का। ठीक है, सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री का अध्याय 1 चैप्टर 1, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका हिंदी मीडियम में जो जैसे फ्रांसीसी क्रांति, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए एमसीक्यूज पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर, तो आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 50-52 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट है भी। और आपको जैसे कि पता होगा कि आपका जो टर्म 1 है वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। तो एमसीक्यू के अंदर बेसिकली ये होता है कि भाई क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं और एकदम लड्डू भी होते हैं। आपको तभी पता चलेगा जब आपने बुक को अच्छे से पढ़ रखा होगा, क्योंकि आपसे वो 50 शब्दों में 500 शब्दों में लिखवाने वाला नहीं है। आंसर भी वही देगा, क्वेश्चन भी वही देगा, केवल आपको कहेगा कि भैया आप फटाफट से अपनी मेमोरी का यूज करते हुए, ठीक है, आप टिक करके हमें बता दीजिए। और ओएमआर सीट के ऊपर जो है आपके पेपर जो है लिए जाएंगे, जिसमें गोले भरे जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, ओएमआर शीट में कुछ लोग क्रॉस लगा देते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो चीज़ आप उसमें नहीं कर सकते। तो ओएमआर शीट जब आपके पास होगी तो आपको एक सर्कल ही फिल करना है। ठीक है, 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट के अंदर आपको एग्जाम देना है अपना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप बुक्स को पढ़ोगे, बुक्स को आप अगर पढ़ते हो तो। अदरवाइज आपसे ये नहीं होने वाला। ठीक है, तुक्के इसमें नहीं लगते हैं, और तुक्के आप बेशक मार भी लोगे तो 9 तक ही मारोगे। उसके बाद फिर सेकंड टर्म में तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे तुक्के चलेंगे नहीं। फिर आप नकल के लिए ढूंढोगे इधर उधर की, भाई साहब कोई बता दो, प्लीज बता दो। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो एग्जामिनर तो तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो अध्याय जिसका नाम है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे इसके अंदर हम, लगभग 52 या 50, ठीक है, इतने हैं। पूरा का पूरा ये जो है वो सॉल्व है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नकल मारना है और आपको अपने आप से ये महसूस करना है कि भाई यू आर अ जीनियस पर्सन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा कुछ मत लगाना, क्योंकि अच्छे अच्छे जीनियस बाकी आप समझदार ही हैं। तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है ये। ठीक है, और आपके इस टर्म के अंदर केवल एक ही चैप्टर आ रहा है, हिस्ट्री से एक ही चैप्टर आ रहा है। आगे पीछे की वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, यानी कि अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और अगर आपको जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी इसके भी चाहिए तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट जरूर चेक करना है, सवाल ऐसे हैं जो आपके काम आएंगे, गारंटी है इस चीज की। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अभी के अभी, अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में। कॉलेज में तो बेसिकली आप पढ़ते नहीं है। ठीक है, स्कूल के ग्रुप में कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी अगर आप बेल आइकन को ऑन करेंगे तो। ओके, और टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू। तो यहाँ पर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर पीडीएफ जो है आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है सर, ज्वाइन जरूर करिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, अदरवाइज पीडीएफ जो है आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है सर, तो चलिए, अगर यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया है, लाइक शेयर आपने कर दिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, तो हम चलते हैं सीधा बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे स्क्रीन पर ये रहे। ठीक है, क्लास 9 हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द डेट ईच मेंबर शुड हैव वन वोट। एक बात कही गई थी, ईच मेंबर शुड हैव वन वोट, प्रत्येक नागरिक के पास एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या उनका एक वोट जो है वो वैलिड होना चाहिए। ये बात सबसे पहले किसने कही थी? तो ये बात रूसो ने कही थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, आपको बुक जरूर पढ़नी है, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप को चाणक्य मत समझना। ठीक है, ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डू अ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन। कह रहे कि भाई जो फ्रांस के अंदर क्राइसिस आया था वो क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था? तो देखिए, बैड हार्वेस्ट हुआ था, जिस कारण क्या हुआ था, वहां के ग्रेन्स वगैरह जो थे वो खराब हो गए थे, अनाज खराब हो गए थे। फूड प्राइस जो है वो राइज हो गया था। भाई अनाज की कमी हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, और एक से ज्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वैसे भी आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो ही जाएगा। ठीक है, लीड्स टू वीकर बॉडी डिजीज, डेथ एंड इवन फूड राइटिस जो है ये सब कुछ वहां पर बढ़ गया था। क्राइसिस का मेन रीजन जो है वो यही था। ठीक है, मेन रीजन था ये।
ठीक है, फ्रांस के अंदर। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, द थर्ड स्टेट कंपराइज्ड मतलब कंपैरिज्ड मतलब क्या था कि थर्ड स्टेट जो था वो क्या थे, तो उसमें पुअर सर्वेंट्स थे, स्मॉल प्लीजेंट वगैरह थे, और लैंडलेस लेबर थे, यानी कि ऐसे लेबर थे जिनके पास जमीन नहीं है। ये भी थे प्लीजेंट, दो ऑप्शन मिल गए उसमें। बिजनेसमैन वगैरह भी उसी के अंदर आते थे, लॉयर भी आते थे उसके अंदर, जो गवर्नमेंट जॉब करते थे फ्रांस के अंदर वो भी उसी में आते थे, थर्ड स्टेट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट के अंदर कौन थे, सेकंड में कौन थे, थर्ड में कौन थे, आपको तीनों ही स्टेट पता होने चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द कन्वेंशन, भाई कौन सा जो है डिसीजन लिया गया था कन्वेंशन के टाइम पर, तो वो लिया था कि फ्रांस को एक रिपब्लिक जो है घोषित किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, फ्रांस आ रिपब्लिक, लोकतंत्र जो है उसको बनाया जाए। ओके, ये जो है डिसीजन उसमें लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट। जब भी नॉट, अनट्रू इस तरह के सवाल अगर आपके पास आते हैं तो इसको आप बड़े ही फोकस होकर के आंसर करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे को सही छांटने की आदत होती है और हमसे ये गलत पूछ लेता है। ठीक है, तो कह रहा है कि थर्ड स्टेट के बारे में निम्न में से कौन सी बात जो है वो गलत है, वो इसने पूछा है। तो कह रहा है द थर्ड स्टेट वाज मेड अप पुअर ओनली। देखिए ओनली, केवल गरीबों का था वो, तो नहीं भाई, गरीबों का नहीं था। इसके अंदर प्लीजेंट भी थे, लैंडलेस जो है किसान भी थे, इसमें मर्चेंट्स भी थे, बिग बिजनेसमैन भी थे इसके अंदर। तो ये बात तो गलत है। बाकी आगे भी ऑप्शन देख सकते हैं हम। विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड सम वर पुअर, ये बात सही है। रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट ऑन्स लैंड, कि थर्ड स्टेट के जो अमीर व्यक्ति थे वो जमीन को ऑन क्या करते थे। ठीक है, प्लीजेंट वर ऑब्लाइज टू सर्व इन द आर्मी और बिल्ड रोड, तो ये तीनों बात जो है वो सही है। और एक बात जो है इसके अंदर गलत है, जो कि हमारे को छाटने को कहा था। और हो सकता है कि आपसे मैचिंग करवा ले, ऐसे ही क्वेश्चन देकर के। देखिए एमसीक्यू के अंदर बेसिकली ये होता है कि क्वेश्चन कितने भी बनाए जा सकते हैं और कैसे भी बनाए जा सकते हैं। आंसर आप तब दे पाएंगे जब आपको उसके बारे में पता हो, या फिर आप गोले में ए इसी तरह से, मतलब सब में क्या करोगे आप, ए यही भर दोगे, या बी यही भर दोगे, तो आपके कुछ नंबर तो लग ही जाएंगे। अब आपको देखना है कि भैया आपको कुछ से संतुष्ट होना है कि नहीं है। भाई मेहनत का रंग देखना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के थोड़ी कुछ होगा। द वर्ड्स लिवर स्टैंड फॉर, क्वेश्चन है बहुत अच्छा। यूनिटी ऑफ क्या है भाई, देखिए फटाफट से, इसका क्या मतलब होता है। द वर्ल्ड लिवर्स का मतलब, द वर्ड लिवर्स का मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ करेंसी इन फ्रांस, यूनाइट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। भाई लिब्रे क्या थी वहां की, ठीक है, लिब्रे की बात करी जा रही है, लिब्रे। लिब्रे क्या थी, करेंसी थी, कहाँ की, फ्रांस की। ओके, इसको हटा दिया गया था, और भी फ्रांस की करेंसी जो है वो यूरो है। क्या है, यूरो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, द आर्मी सैंग विद पेट्रोस द आर्मी सैंग विच पैट्रियोटिक सॉन्ग, तो भैया उन्होंने किस प्रकार का जो है गाना गाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आपके बीच बीच में से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बुक से इसलिए आपको कहा है कि भाई बुक पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यूज तो बुक से ही बनेंगे, और कितने भी बनाए जा सकते हैं। लगभग 200 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके पहले चैप्टर से बनाए जा सकते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। केवल वर्ड प्ले है, वर्ड को घुमा देंगे, दिमाग घूम जाएगा आपका। अब टिकटॉक वगैरह देखना बंद करिए, ठीक है, स्टडी पे ध्यान दीजिए बिल्कुल एकदम। स्टूडेंट है, स्टडी करिए, और नचनिया है तो नाचिए जा करके जहां नाचना है, समझे। देखिए कौन सा गाना था वो, लिबर्टी रिटन बाय द अननोन वुमन पोएट, ठीक है। उसके बाद था मार्सलेस रिटन बाय द पोएट रोजर दे लेसे, ठीक है, ये एक पोएट है, इनकी किताब जो है लिखी गई है। तो आपसे नाम दे करके, यानी किताब का नाम दे करके राइटर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और राइटर का नाम देकर के किताब भी पूछा जा सकता है, और इस तरह के सवाल तो पूछे ही जा सकते हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि भाई फोकस रह करके पढ़िए, ताकि ध्यान आए। और आप बेहतर स्टडी के लिए ये कर सकते हैं इसके साथ, यानी कि इंग्लिश वाली जो एमसीक्यूज है, ठीक है, इसके साथ जो है आप हिंदी की जो एमसीक्यूज है उनको भी देखिए। तो क्योंकि पेपर तो आपका दोनों लैंग्वेज में आने वाला है, तो आपको लिए दोनों ही आसान हो जाएंगे। अगर आप दोनों को देखते हैं तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट वाज द सब्सटेंस क्राइसिस विच अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार का जो है क्राइसिस जो है वो आया था, तो भाई बेसिक लिविंग्स के जो मीन्स होते हैं, यानी कि भाई मतलब जीने के लिए जो कम से कम भी चीजें थी ना, वो उसकी भी सिचुएशन खराब हो गई थी, ठीक है।
एन एक्सट्रीम सिचुएशन एंडरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लिविंगहुड। भाई बिल्कुल एकदम खतरनाक, दर्दनाक, ठीक है, डरावना एक ऐसी स्थिति हो गई थी जो जीने के बेसिक नीड्स होती हैं वो भी खत्म हो गई थी। इस तरह के क्राइसिस जो है फ्रांस के अंदर देखने को मिले थे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है, दो तरह के टैक्स वहां पर पे किए जाते थे। तो एक ऐसा टैक्स विच वर डायरेक्टली पेड टू द स्टेट, जो थर्ड स्टेट के द्वारा डायरेक्टली पे किया जाता था स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट को मतलब स्टेट गवर्नमेंट को। उस टैक्स को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं भाई, जल्दी बताइए। आंसर दिख रहा है तो बोल के बताइए भाई, लिखिए नीचे। है सर, जल्दी बताइए। तो टाइल, ठीक है, टाइल। ओके, और जो चर्च को दिया जाता था वो टाइद। ओके, तो ये दो आपको याद रखना है। 9 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जो कि हमारे सामने ये रहा। द क्वेश्चन नंबर 10 इज वो रोड द पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये पैम्पलेट किसने लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और ठीक है, अबे सियाज, किसने लिखा था, अबे सियाज ने ये चीज लिखी थी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए फटाफट 11 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए। सवाल अच्छे लग रहे हैं, लग ही रहे होंगे सर। सवाल भी अगर आपको अच्छे ना लगे तो फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, सब सही है, साउंड वगैरह सब सही है, बहाने मत बनाओ बिल्कुल भी। ग्लूटेन वॉज क्या चीज थी भाई ये, ठीक है। ग्लूटाइन क्या चीज थी ये पूछा जा रहा है आपसे, कि एक डिवाइस था ये जो दो पोल, कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच ए पर्सन वॉज beheaded। भाई एक इस तरह की मशीन थी जिसमें गर्दन डाल करके और बीच से, ठीक है, कट कर दिया जाता था। ठीक है, ये एक मशीन थी, और जिसने इसको बनाया था, जिसने इसकी मतलब इस तरह का कानून बनाया था, उसको भी इसी तरह से सजा दी गई थी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, सच बात है ये। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म और रेगिम्स इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब। भाई ये जो टर्म है ये किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, तो द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 एडी। ठीक है, एडी का मतलब एनो डोमिनी। तो 1789 से पहले का जो फ्रांस था, जो उसकी सोसाइटी थी, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उसको इस वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज स्टेट जनरल्स। ये क्या था भाई, ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी। ओके, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सरकार के द्वारा पास होना है आपको, सरकार के द्वारा पास होना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फटाफट। व्हेन डिड लुई 16 कॉल्ड एन एम्बेसी ऑफ स्टेट, ठीक है, एम्बेसी ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। भाई नए टैक्स को नए टैक्स को पास करने के लिए जो प्रपोजल दिया था लुई सोल्वे ने, पूछा जा रहा है कि भाई कब बुलाया था। तो 5 मई 1789 को। ओके, 5 मई 1789, पूरा लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, 5 मई 1789, 1789। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द टर्म ऑर्डर, ये भी सेम क्वेश्चन ही है जो भी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था। ओके, इन द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। इन द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट। कह रही कि भाई जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी 5 मई 1789 में, तो कह रहा थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड करी थी। तो भैया इन्होंने कहा था कि जो तीनों स्टेट है ना, उनको सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उनको 1 वोट मिलना चाहिए। जबकि वोट देने के लिए जब अधिकार बनाया गया था तो इनमें ये कहा गया कि भाई 25 साल या उससे ऊपर के जो मैन है, आदमी, वो भी जो 30 दिन कमाते हैं उसमें से 3 दिन के बराबर जो है वो टैक्स पे करे, वही केवल वोट दे सकते हैं। ये पास किया था, लेकिन इनकी मांग ये थी कि भाई सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जैसे कि स्टेट 1 को है, स्टेट 2 को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ दिस प्रोविजंस वर पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789। तो भैया इन्होंने जो है किस तरह का कानून जो है वो पास किया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। अबोलिशन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ ऑबिलाइजेशन, क्लर्जी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेजेस और थिटिस वर एबोलिश्ड। ये जो तेथिस था, ठीक है, ठीक है, ये जो टैक्स था स्टेट को जो दिया जाता था, ये सारी चीजों को क्या किया गया था इसके अंदर, पास किया गया था, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो सिस्टम चल रहा था उसको हटाया गया। जो क्लर्जी थे भाई उनके पास प्रिविलेजेस इतने सारे थे, इतनी सारी सुविधाएं थी, ठीक है, कुछ ना टैक्स वगैरह कुछ नहीं पे करते थे ये लोग। तो इनको बोला गया कि भैया आपको अपनी सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। और जो
स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना होता था उसको भी हटाया गया। ओके, तो ये तीनों ही काम जो है इस दिन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऑन 20th जून द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलिस फोर, किसके लिए भाई ये जो है जमा हुए थे ये पूछा जा रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए जमा हुए थे फ्रांस के लिए, ठीक है। विच लिमिटेड द किंग्स पावर, यानी कि एक इस तरह के संविधान को बनाने के लिए लोग जमा हुए थे जो राजा की शक्ति को क्या करेगा, अंकुश लगाएगा उसके ऊपर। जो राजा अनलिमिटेड पावर थी उसके पास, उसको क्या करेगा, ये लिमिट करेगा। इस तरह का इन्होंने संविधान बनाने के लिए 20 जून को एक साथ जमा हुए थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, विच ऑफ दीज पीपल वर एंटाइटल टू वोट, भाई किसको वोट देने का जो अधिकार है वो दिया गया था। तो मैंने अभी ऊपर को बताया, जो 25 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, केवल मैन, ओनली मैन, ठीक है। और वो भी जो 30 दिन, जो उनका जो महीना है ना पूरा, उसके अपनी इनकम के 3 दिन के बराबर का इनकम जो है ये, यानी जो उसकी 3 दिन की इनकम होती है, जैसे कोई व्यक्ति 30 दिन कमाता है, ठीक है, तो जो वो 3 दिन में कमाता है भाई, उतना उसको टैक्स पे करना है। यानी अपनी 30 दिन की कमाई का 3 दिन के बराबर टैक्स पे करेगा, तब उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा, अदरवाइज उसको कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांस भाई नया संविधान जो फ्रांस का बना था, उसने फ्रांस को क्या बना दिया। तो कम्युनिस्ट स्टेट नहीं बनाया था उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाया था। फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं हुआ था क्योंकि सभी को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं था, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, और कम्युनिस्ट भी नहीं था क्योंकि वहां से जो है अभी राजा की सत्ता जो है उसको हटाई गई थी, ठीक है। डेमोक्रेटिक हुआ था लेकिन फुल्ली डेमोक्रेटिक ये बिल्कुल नहीं था, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, ये, ठीक है। इस तरह का जो संविधान है, ये इस तरह का फ्रांस जो है वो बन गया था जब उसका नया संविधान बन के लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ दीज बुक्स वर रिटन बाई जॉन लॉक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको एक बार फटाफट से। ठीक है सर, देखिए फटाफट 21, विच ऑफ दीज बुक्स, भाई कौन सी किताब है जॉन लॉक ने लिखी थी। तो इंपॉर्टेंट है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये जो बुक है इन्होंने लिखी थी, ठीक है सर। तो बुक्स और राइटर के नाम आपको याद रखने हैं, 3 से 4 आपको राइटर मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपके सामने ये रहा। 22वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लुई 16 डू, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई लुई 16वां जो था उसने क्या किया, सीइंग द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, कि भाई रिवोल्टिंग सब्जेक्ट जो थे उसके, जो उसके पावर्स थे उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई क्या किया इसने। तो बेसिकली इसने क्या किया था, ही अकॉर्डेड रिकग्निशन ऑफ द नेशनल असेंबली, और इसने जो है पावर जो है उसको एक्सेप्ट करी थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली के अंदर जो भी दी गई थी, ठीक है। क्रश करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था, जो भी रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो भी विद्रोह वहां पर हो रहा था, उसको इसने क्रश करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आर्मी को नहीं बोला था, ठीक है। इसके अलावा के 2 ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही राइट है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ दीज पीपल वर एंटाइटल टू वोट, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। मैन, वो भी जो 3 दिन के बराबर अपना लेबर वेज देते हो, टैक्स पे करे, ओके। तो 23 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फटाफट, वो लेट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड लॉ इन द वर्सेस इन, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा ऊपर ही कि जो थर्ड स्टेट के मतलब वो लेट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट इन वर्सलाइल ऑन 20th जून, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था इसको, बहुत ए और बी, यानी कि जो है इसमें एक तो अब्बेसियास थे, ये तो बेसिकली पादरी थे, क्लर्जी थे, और मीरा बहू जो थे वो एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो दोनों ही इसके आंसर सही हैं। इसी प्रकार का सवाल अभी ऊपर था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का वर्ड चेंज करा, आंसर चेंज हो गया, ओके। इसीलिए कहता हूँ कि आपको ध्यान रखना है इसका। बोथ ए एंड बी जो है इसका राइट आंसर है। विच ऑफ दीज राइट्स वर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज नेचर एंड, क्या कह रहे हैं, नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट था भाई, उसमें बोला गया कि क्या चीज एस्टेब्लिश नहीं की गई थी। तो राइट टू लाइफ,
ठीक है, नॉट पूछा है भाई। राइट टू लाइफ उसमें नहीं किया गया था। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता जो है उसकी बात नहीं हुई थी। इक्वलिटी बिलो द लॉ, बिफोर द लॉ, इसकी भी बात नहीं हुई थी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है सर, 25 क्वेश्चन हो गए हैं, 26वें पर आ जाते हैं। 52 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास, यानी 52। 26 था आपके सामने, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांसा, उसको क्या बना दिया था उसने, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। काफी क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, हो जाता है कई बार। ओके, तो बार बार करेंगे तो आप ही का फायदा है ना सर, आप ही को याद होगा। पेपर हमारा थोड़ी है, आपका है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज प्रोविजंस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। फटाफट। मेंस आर born free, they are equals in right before the law, और liberty means power to do what is not injurious to others। भाई इस तरह की काम आप कर सकते हैं जो किसी और को घातक ना पहुंचाए, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ओके, 28 देखिए, नेम द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब। सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब का आपको नाम बताना है। विच बिकेम अ रेलिंग पॉइंट ऑफ द पीपल हु विश टू कंटिन्यू द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। तो क्या कहते हैं, इसका आपको नाम बताना है, तो नाम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जोकोबिन जो था, जाकोबिन जो था इसका राइट आंसर है। ये सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब बना था जो चाहता था कि भैया रिवोल्यूशन जो है फ्रांस के अंदर वो कंटिन्यू रहे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर द जोकोबिन्स रिवोल्ट इन 1972। देखिए एक आपको यहाँ पर मिल गया होगा कि भैया इसका रिवोल्ट कब हुआ था। अभी आपसे यही क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एक नंबर में कि भैया जोकोबिन्स के जो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, इसका जो रिवोल्ट था वो कब होगा, तो 1792 में। तो आपको क्वेश्चन में भी आंसर मिलेंगे। ओके, इसलिए आपको बुक पढ़ना मैंडेटरी है सर, एकदम। ठीक है, खाना छोड़ देना पर पढ़ना मत छोड़ना, और इसके साथ आप एमसीक्यूज को करें तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। एमसीक्यूज को रट के कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज स्टेप्स वर टेकन इन द फ्रांस। भाई फ्रांस में जो है जब इसका रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, तो कह रहा है कि भाई किस तरह के जो स्टेप्स हैं वो फ्रांस के द्वारा लिए गए थे। तो इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस को कराया गया था, मोनार्ची को एबॉलिश किया गया इसके अंदर। ठीक है, फ्रांस वर डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, और उसके बाद फ्रांस को जो है रिपब्लिक बनाया गया था, जबकि पहले फ्रांस रिपब्लिक नहीं हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो है उसके अंदर चल रहा था, लागू हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट, किसके द्वारा जो है वॉर हुई थी। तो भाई आपका नाम अपने ऊपर पढ़ा था, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है वो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द असेंबली इलेक्टेड इन 1972, उसको क्या कहा गया, तो कन्वेंशन असेंबली कहा गया। ओके, तो 31 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ जैकोबिन्स इन 1792। तो कह रहा भाई किस तरह के जो है रिजल्ट जो है वो निकल के आए थे। द रिवोल्यूटरी स्टॉर्म्स द प्लेसेस ऑफ टोलेरिसिस, और बी ऑप्शन है मास्कर्ड द किंग्स गार्ड, और तीसरा ऑप्शन है हेल्ड द किंग हॉस्टेजेस फॉर सेवरल आवर। तो ये तीनों ही बातें जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मोनेशियर, यानी कि सर और मैडम, जो ये वर्ड बोला जाता था, सर को क्या बोला जाता था वहां पर और मैडम को क्या बोला जाता था, तो ये जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा था, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमन वर हैंस फोर्थ एड्रेस्ड बाई। तो कह रहे कि भाई उसके बाद जितने भी फ्रांस के आदमी या औरत थे, महिलाएं जो थी, उनको किस प्रकार के वर्ड के साथ एड्रेस किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिटियन और सिटाइन। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, क्या बोला गया उसको, यानी कि जो भी मेल थे यानी मैन थे उनको साइटोयन, और जो फीमेल थी यानी वुमेन्स थी उनको क्या बोला गया, फटाफट से बताएं आप, क्या बोला गया, सिटोयन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका, जो भी मेल थे उनको क्या बोला गया, साइटोयन, और जो फीमेल्स थी यानी वुमेन थी उनको क्या बोला गया, सिटोयन। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो 33 क्वेश्चन हो गए, चलिए अगले देखते हैं हमने, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। तो भाई क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑन व्हाट चार्ज वाज लुइस 16 सेंटेंस टू डेथ। कह रही कि भाई लुइस 16वें को जो है फांसी दी गई थी, डेथ का जो है ऑर्डर दिया गया था उसको। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि वो
क्या सेंटेंस जो है वो बोला गया था? सेंटेंस बोले तो आप ये कह सकते हो क्या गुनाह वगैरह या फांसी की सजा जो उसको दिलाई गई थी। राजद्रोह का जो है उसके ऊपर वो लगा था, ठीक है, राजद्रोह का जो है उसके ऊपर केस लगा था, ठीक है, ट्रेजेन, ठीक है, ट्रेजेन मतलब राजद्रोह, राजद्रोह, जैसे देशद्रोही होता है ना, ऐसी राजद्रोह। तो इसका उस पर केस लगा था और उसके बाद उसको सजा सुनाई गई थी, किसकी? फांसी की। क्वेश्चन नंबर 35 है, वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंडिविजुअल रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूटरी फ्रांस। कह रही कि भाई ऊपर जो नीचे जो नाम दिए गए हैं 4 लोगों के, इसमें बोला जा रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा इंडिविजुअल व्यक्ति है इंडियन जिसके पास फ्रांस की जो क्रांति हुई है उसको देख करके एक आइडिया आया था, तो वो थे राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। सती प्रथा के खिलाफ थे ये भारत के अंदर, ठीक है, सती प्रथा इन्होंने ही बंद करवाई है, या आप ये कह सकते हैं कि सती प्रथा जो क्वेश्चन कहाँ चले गए सर, आगे आगे आगे, सती प्रथा जो चलती थी हमारे देश के अंदर कि भाई जिसके पति की डेथ हो जाती थी तो उसी की चिता पर वो स्त्री जो है वो जिंदा जल जाती थी, तो इसको बंद कराने में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हाई इज द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 रिफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर? कि भैया इस टाइम पीरियड को रीजन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोला, इसका आंसर क्या है? रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिश्ड, ठीक है। तो ये रीजन ऑफ टेरर इसको बोला गया था, काफी जो है क्या कहते हैं उसको, प्रताड़ना इसने देश के व्यक्ति को दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वो अमंग द फॉलोइंग री इंट्रोड्यूस स्लेवरी इन फ्रांस आफ्टर इट वाज अबॉलिश्ड बाय जोकोबिन रेज़मी, ठीक है। तो भाई मतलब रेगमी के द्वारा जो है, यानी कि जैकोबिन के द्वारा जब इस चीज़ को हटा दिया गया था, स्लेवरी यानी कि दास प्रथा, ठीक है। दास-दासी वाला जो है हिसाब-किताब जब हटा दिया था, तो किसने इसको रीइंट्रोड्यूस करा? तो वो नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन का उदय, द राइज़ ऑफ नेपोलिज़्म, नेपोलियन बेसिकली नेपोलियन जो था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस द वॉलंटरीज़ फ्रॉम मार्शलिस सिंग्स द, मतलब इसने एक गाना गाया था जो उनका गाना था ना, नेशनल सॉरी एंथम बना था जो, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि पैट्रियोटिक सॉन्ग किस प्रकार का, इस सॉन्ग को किसने लिखा था? तो रॉबर्ट डे लेसे ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? रॉबर्ट डे लेसे ने लिखा था इस गाने इस जो ये एंथम बन गया था बाद में जाकर के, पोयम है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 39 है, वो सीज्ड पावर आफ्टर द फॉल ऑफ जोकोबिन गवर्नमेंट। जो जोकोबिन गवर्नमेंट है उसका जो वो पतन हो गया था, फॉल हो गया था, उसके बाद किसने पावर को जो है सीज किया था? तो वो थे वेल्थी मिडिल क्लास के व्यक्ति जो थे, उन्होंने, यानी कि अमीर मध्यम वर्गीय लोग, उन्होंने क्या करा था? पावर सीज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द टैक्स फ्रॉम प्लीजेंट टू चर्च, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। प्लीजेंट टू चर्च यानी कि किसानों से चर्च को जो टैक्स दिया जाता था उसको क्या बोलते हैं हम? दो प्रकार के टैक्स थे, ठीक है, लगान वगैरह नहीं, लगान तो यहाँ पर क्या बोला जाता था उसको, आपको दिख रहा होगा आराम से, क्या बोला गया? तिथेट, ठीक है, तिथेट, तिथेट, ओके। तो ये जो वो टैक्स है जो स्टेट को सॉरी जो चर्च को पे किया जाता था, ठीक है। और टाइल वो वाला है जो स्टेट को दिया जाता था, ठीक है, टाइल। और टाइट जो है वो चर्च को दिया जाता था। दो तरह के जो है आपको टैक्स के नाम याद रखने हैं, कौन किसको देता था इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस द फॉल ऑफ बास्टाइल टुक प्लेस ऑन, कब लिया गया था? मतलब जो बास्टाइल का जेल था वो कब उसका पतन हो गया? वहां पर लोगों ने, आम लोगों ने जो है वहां पर विद्रोह किया था और उस जेल को तहस नहस कर दिया था, इसकी चीजों को चोर बाजार में बेच दिया था। तो 14 जुलाई 1789 को, कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। तो बास्टिल का जेल इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा जेल था ये, जहां से उन्होंने कैदियों को भी छुड़ा लिए थे, 7 कैदियों को, यानी एकदम भयंकर जो कैदी थे उनको छुड़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर किया था इन्होंने अप्रैल 1792 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज तिथेस, जो है वो क्या है? तो एक टैक्स है जो चर्च लिया करती थी, ठीक है। और टाइल एक टैक्स है जो, ये जो टैक्स है वो
टाइल, ठीक है। तो टाइल एक ऐसा टैक्स है जो स्टेट लिया करती थी। ओके, तो 43 हो गए यहाँ पर। 44 पे आते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा एकदम क्वेश्चन है। तो वो है रूसो, ठीक है। ये व्यक्ति थे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को प्रपोज किया था। प्रपोज का मतलब होता है उसका प्रस्ताव इन्होंने रखा था। क्वेश्चन नंबर 45 है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द नेशनल असेंबली। जो फ्रांस में जो क्रांति हुई, तो कह रहे इसके कारण ये हुआ कि वहां पर एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया, उसको बनाया गया। तो एक ऐसी बात बताओ जो उस नेशनल असेंबली के बारे में गलत लिखा हुआ है। तो भाई ठीक है, तो तीन चीज इसमें सही होगी, एक गलत होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको एकदम फोकस होकर के करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको एकदम फोकस होकर करना है, ठीक है। तो देखिए वहां पर क्या था कि जो मतलब बोला ये जा रहा है कि भैया उन्होंने क्या करा था, स्लेवरी को जो है खत्म कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। बाकी सब सही बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था वहां पर, और जो है लैंड ओन्ड बाय द चर्चेस, उसको जो जो भी लैंड ऐसे थे जो चर्चेस के उसमें थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई प्रिविलेज है आपकी आपकी जो प्रिविलेज वगैरह है, जो आपकी सुविधाएं हैं, उसको आप छोड़िए या थोड़ा थोड़ा जो है भाई बांटने की कोशिश करिए। तो ये सब कुछ सही था, बट स्लेवरी सिस्टम को उन्होंने खत्म नहीं किया था। ओके, तो 45 हो गए। 46 की ओर चलते हैं, जो कि हमारे सामने ये रहा। इन विच ऑफ द बैटल वॉज नेपोलियन फाइनली डिफीटेड। कह रहा है कि भाई नेपोलियन किस बैटल में जो है हार गया था। तो वाटरलू का वो बैटल है जिसमें नेपोलियन फाइनली हार गया था, ठीक है। 5 देश इसके खिलाफ जो है लड़ रहे थे, यानी 5 देशों की सेना जो है इसके खिलाफ लड़ रही थी, और ये अकेला था जिस कारण ये हार गया, ठीक है। तो वाटरलू ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विच किंग लुइस 16 बिलोंग टू द विच डायनेस्टी ऑफ किंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस डायनेस्टी किस वंश से ये जो है बिलोंग करता था। तो ये बर्बन, ठीक है। पार्ले नहीं, बर्बन, बर्बन बिस्किट से ये बिलोंग करता था। कैसे भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी भाई। क्वेश्चन नंबर अगला जो कि है 48, द टर्म और रेजमी रिफर टू, ये भाई इसका मतलब क्या है। तो ये सोसाइटी इंस्टीट्यूशन है फ्रांस का 1789 से पहले। ओके, ये हमने ऊपर भी करा था। और क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी वॉज द क्वीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच रूलर। तो भाई इसने शादी करी थी लुई सोलवे से। लुई सोलवे ने जो है शादी करी थी ऑस्ट्रिया की महारानी, जिसका नाम था मैरी एंटोनी थी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा आज का, सॉरी लास्ट नहीं, 52 है ना हमारे पास। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 50, द बुक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था जॉन लॉक, इसने इस किताब को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द टर्म ओल्ड रेमिजी यानी कि फ्रांस, इसका मतलब क्या था। अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन पहले करा है, द सोसाइटी इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। लगभग 4 बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है अब तक में, तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा। चलते हैं हमारे आज के एकदम लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे सामने ये रहा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। एक किताब और आ गई है हमारे पास जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये किसने लिखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। तो किसने लिखा था, ये मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। तो हमने 52 क्वेश्चंस को करे हैं। आपको कितने आते थे, आपके कितने सही है, आप नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए कुछ बातें जिसको आप ध्यान रखेंगे अभी जो आपको बताई जा रही है, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज, बुक को रीड करें, बुक से पढ़ें। दूसरी चीज, आप एमसीक्यूज को देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ये आपके काफी जो है हेल्प करेगी आपकी। ये इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉक एजुकेशन। तो वहां से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, कम से कम भाई 4 से 5 आवर तो आप डेली पढ़ें, ठीक है भाई। डेली पढ़ें 4 से 5 घंटे कम से कम, ओके। ये इतनी चीजें आपको करनी है। चौथी चीज है आपको प्रैक्टिस, खुद से भी कुछ चीजों को पढ़ेंगे और आप उसके प्रैक्टिस करने की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आपको तो एसएसटी, साइंस, मैथ, आपको तो सब कुछ करना है ना भाई। 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे आपके पास, तो सबकी तैयारी करनी है, और दिन जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। एग्जाम जो है आपका वो ओएमआर शीट के ऊपर लिया लिया जाएगा, यानी कि ओएमआर शीट आपको फिल करनी होगी। इसमें इस प्रकार से गोले बने होते हैं, ऑप्शन लिखा होता है, आपको केवल एक गोले को फिल करना है। इसके लिए भी अच्छा तरीका है, ठीक है। आप मोटी निप वाला जो है
पेन ले लीजिए जिसकी निप जो है वो मोटी हो। इससे क्या होगा, आपके गोले जल्दी भर जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी से, ठीक है। और टाइम बचेगा, 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, तो 90 मिनट के अंदर आपको जो है आंसर देना है। 40 नंबर का आपका पेपर होगा। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का, कुछ बातों का, अगर केवल कुछ बातों का आपका ध्यान रखना है, कुछ बातों का आपको केवल ध्यान रखना है, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बिलीव करिए आप इस चीज के ऊपर, ठीक है। और अगर आप जैसे कि टिकटॉक जैसी कोई भी चीजें वट एवर हो सकती हैं, वो इंस्टा, एफबी, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं हम, ठीक है, अगर आप इन सब पर बड़े एक्टिव रहते हैं तो इसको छोड़िए भाई, क्योंकि इससे आपका पेट नहीं चलेगा, किसी और का तो जरूर चल रहा होगा, आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, बीजीएमआई समथिंग वट एवर इट इज, ठीक है, तो इनको छोड़िए, क्योंकि ये आपको रोटी नहीं देंगे, ठीक है। फोन से अगर रोटी मिल जाती ना, तो सर लोग जो है वो खाना खाने के लिए मार नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो बुक्स को जरूर पढ़िएगा भाई, बुक्स जो है, दोस्ती करनी है, प्यार करना तो बुक से प्यार करिए, बेवफा भी निकलेगी तो आपको मुकम्मल बना के छोड़ेगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था हमारा जिसका नाम था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने यहाँ पर देख लिया है, जो कि थे टोटल 52। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर आ चुके हैं, नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों की ही वीडियोस आ रही हैं इस टर्म को रिलेटेड, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है जिसका एग्जाम आपको नवंबर में देना है। तो प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।